नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 प्रथम सत्र हिंदी इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता के बारे में सीखा था, कविता का गान किया था और साथ ही उसका सारांश सीखे थे। आज हम इसी इकाई से अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? बहुत ही सरल प्रश्न है एवं इसका उत्तर हम सभी को आना ही चाहिए क्योंकि हमारे देश की विशेषता के बारे में है। तो हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता। सभी नदियाँ कब एक हो जाती है? तो सभी नदियाँ जब सागर में मिल जाती है तब एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार यही है कि सारे धर्म अंत में जिस प्रकार सारी नदियाँ एक हो जाती है उसी प्रकार सारे धर्म आखिर में एक हो जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। और सारे धर्मों का सार एक ही है कि हम सब इंसान हैं, ईश्वर की संतान हैं और हम सबको एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न 2 अ, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ कुछ शब्द पंखुड़ियाँ दी हुई है, इसे हम उचित क्रम में रखेंगे और वाक्य रचना करेंगे। जैसे कि यहाँ निवासी, देश, हम, के, भारत, है, इस तरह से दिया हुआ है शब्द पंखुड़ियों में। तो हमें इसका एक वाक्य बनाना है सही क्रम में रखकर। तो हम भारत देश के निवासी है, हम भारत देश के निवासी है। इस प्रकार हमें वाक्य बनाना है। ओके। दूसरा है कोयल आवाज़ होती की मधुर। इसका वाक्य बनेगा कोयल की आवाज़ मधुर होती है। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तो इस प्रकार से हमें वाक्य रचना करनी है। तीसरा पुष्प है, यहाँ फूलों हंसते की चाहिए तरह रहना। इसका वाक्य बनेगा फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो पहले ये आएगा फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा। प्रश्न 2 ब देखते हैं। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ एक गोला दिया है जिसके अंदर कुछ शब्द है, इसमें से शब्द चुनकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है सोहन पढ़ रहा है, सोहन, फिर यहाँ से पढ़ रहा है। अब रिनल का वाक्य बनाएंगे हम। तो रिनल पढ़ रही है। फिर है मेघा, तो मेघा पढ़ रही है। हरेश, हरेश पढ़ रहा है। अब सभी के पढ़ जो क्रियापद है उसके वाक्य हो गए। यहाँ पर खेल भी दिया हुआ है, तो सोहन खेल रहा है, रिनल खेल रही है, मेघा खेल रही है और हरेश खेल रहा है। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 3 काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हिंद देश के निवासी, हिंद देश में रहने वाले सभी लोग, सभी जन एक है, चाहे उनका रंग अलग हो, रूप, वेश, भाषा, धर्म, क्षेत्र या और भी रीत रस्म कुछ भी अलग हो, चाहे कितने भी प्रकार के रीत रस्म, बोलियाँ, भाषाएं या उनका धर्म हो, लेकिन फिर भी हिंद में रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी लोग एक है और एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो इस प्रकार इस कविता का, काव्य का भावार्थ लिखना है। प्रश्न 4 औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो यहाँ पर औरत और लड़की, इस परिच्छेद में जहाँ पर औरत शब्द आता है उसके जगह पर हमें क्या लिखना है? आदमी। ओके, औरत शब्द की जगह पर हम लिखेंगे आदमी और लड़की जहाँ पर शब्द आएगा वहाँ पर लिखेंगे लड़का। और फिर से पूरे परिच्छेद को लिखना है।
इन परिवर्तन के साथ वाक्य में भी कुछ परिवर्तन आएंगे, वो भी हमें करने हैं। जैसे कि एक मोटी औरत जा रही थी, मोटी औरत, तो औरत की जगह हमें क्या लिखना है, आदमी। तो एक मोटी आदमी जा रही थी ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए वाक्य में भी परिवर्तन होगा। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो लड़की की जगह हमें लिखना है लड़का। तो पीछे पीछे एक लड़का चल रही थी ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि वाक्य में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, रही का क्या हो जाएगा, रहा, और थी का था हो जाएगा। लड़की छोटी और पतली थी, तो लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, आदमी को पता चला तो घूरकर बोला। ए लड़की, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़की भोलेपन से बोली, लड़का भोलेपन से बोला। मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो इस प्रकार से इस पूरे परिच्छेद को आपको परिवर्तित करके लिखना है पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं स्वाध्याय। यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके आप इससे रिलेटेड कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं पाई जाती है। तो हिंदवासियों में भाषा, बोली, रहन सहन, धर्म, रूप, रंग, वेश यानी कि कपड़े परिधान जैसी अनेक विविधताएं पाई जाती है। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो हमें कविता की पंक्ति याद होगी तो इसका उत्तर भी आ जाएगा। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। तो इसका उत्तर भी यदि आप कविता को कंठस्थ करेंगे तो आ जाएगा कि इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। नदियों से हमें संदेश यही मिलता है कि सारी नदियाँ अलग अलग जगह से निकलती है, सारी नदियों का पानी अलग अलग है, लेकिन जब वे सागर में मिल जाती है तब एक हो जाती है। इसी प्रकार सारे धर्म अलग अलग है, सारे धर्मों का उद्गम कहीं न कहीं अलग माना गया हो, लेकिन फिर भी आखिर में सारे धर्मों का सार एक ही है, जो हमें मानवता का पाठ सिखाता है। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर हमें घेरा करना है, यानी कि गोल घेरा करना है, और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि यहाँ पहला देखेंगे, पंथ, पैर, रास्ता और राह। तो 4 शब्द है, इसमें से एक शब्द जो है वो समानार्थी नहीं है, बाकी 3 समानार्थी है। तो जो समानार्थी शब्द नहीं है उस शब्द पर हम घेरा बनाएंगे। तो पंथ यानी रास्ता होता है, राह यानी भी रास्ता होता है, और रास्ता, तो ये तीनों समानार्थी है। पैर का मतलब होता है पाँव, तो जो रास्ते का समानार्थी नहीं है, इसीलिए इस पर हमने घेरा बनाया। इन तीनों शब्दों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे एक पंथ और 2 काज, ये कहावत आती है, तो उसमें पंथ शब्द का उपयोग कर सकते हो। राह, पाटन तक जाने की राह बहुत अच्छी है, हमारे गांव का रास्ता टूट गया है। ओके। कुसुम, कांटा, फूल और पुष्प। कुसुम यानी फूल होता है, पुष्प यानी भी फूल, और फूल मतलब कि फूल। तो ये तीनों समानार्थी है, जबकि कांटा उनका समानार्थी नहीं है, विरोधी कह सकते हैं। तो इन तीनों का वाक्य प्रयोग करना है। मुझे गुलाब का फूल पसंद है, पुष्प में से बड़ी अच्छी सुगंध आती है, बगीचे में अनेक प्रकार के कुसुम देखने को मिलते हैं। आम अनूठा, अनोखा और निराला। तो आम मतलब इन तीनों का समानार्थी नहीं है। अनूठा यानी अनोखा, निराला, निराला का भी मतलब भी अनूठा अनोखा होता है, और ये 3। आम यानी नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर आम शब्द है वो समानार्थी नहीं है, तो इसके ऊपर घेरा करेंगे, इन तीनों का वाक्य बनाएंगे। उसने एक अनूठा कार्य किया है, हमारे बाग में अनोखा पौधा लगा हुआ है, वह बड़ा ही निराला है, उसका काम बड़ा ही निराला होता है, वगैरह। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर शब्द है जन, मानव, स्त्री और मनुष्य। तो साफ दिखता है कि स्त्री मतलब कि औरत होता है, जन, मानव और मनुष्य 3 समानार्थी है, ये समानार्थी नहीं है,
इस पर हम घेरा बनाएंगे, इन तीनों का वाक्य बनेंगे। हिंद देश के सब निवासी सभी जन एक है, या हिंद देश में रहने वाले सभी जन एक है। मनुष्य का धर्म है कि प्रकृति की रक्षा करे। मानव को मानवता नहीं भूलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वाक्य प्रयोग भी करने हैं। अब देखते हैं भाषा सज्जता। यहाँ पर संवाद दिए हुए प्रियंका और मीना के बीच। देखते हैं, प्रियंका कहती है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। तो यहाँ देखिए, मीना और तू ये दो शब्द जो है एक गाढ़े अक्षर में दिए हुए हैं। मीना कहती है, नहीं मेरा मन नहीं लगता। मेरा शब्द गाढ़े अक्षरों में दिया हुआ है। प्रियंका कहती है, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। तुम शब्द गाढ़े अक्षर में दे दिया है। आगे देखते हैं, मीना कहती है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं शब्द, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। यहाँ पर मुझे शब्द। प्रियंका कहती है, क्यों। मीना कहती है, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। तो यहाँ पर है मैं शब्द। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। यहाँ शब्द है उन्होंने। प्रियंका ने कहा, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द भी गाढ़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है, तो तेरी शब्द। मीना कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो यहाँ शब्द है आप गाढ़ा, और यहाँ पर फिर से मैं। ओके, अब यहाँ प्रश्न दिए हुए, उपर्युक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, तो याद कीजिए, हमने सीखा है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, पर्टिकुलर नाम, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस परिच्छेद में या इस संवाद में जो व्यक्तिवाचक नाम है, एक तो प्रियंका है, फिर है मीना, आगे यहाँ पर आएगा सीमा मौसी। तो ये सीमा, ये व्यक्तिवाचक नाम है। ओके, तो ये सारे 3 व्यक्तिवाचक नाम है जो आपको यहाँ लिखने हैं, प्रियंका, मीना और सीमा। प्रश्न 2, इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनकी सूची बनाइए। तो हमें जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रियंका, मीना और सीमा मौसी के लिए जिनका प्रयोग हुआ है, उन शब्दों का सूची बनानी है, लिखना है। प्रियंका के लिए कौन से शब्द है, तो देखते हैं। प्रियंका के लिए, प्रियंका खुद बोलेगी तो वो अपने बारे में मैं शब्द का उपयोग करेगी, लेकिन यहाँ प्रियंका मीना से कहती है, मीना तुम आज चुपचाप क्यों बैठी हो, मंदिर नहीं आना। तो यहाँ मेरा शब्द मीना ने खुद के लिए है, यहाँ तू शब्द भी मीना के लिए है। प्रियंका ने फिर से तुम शब्द इस्तेमाल किया, वो भी मीना के लिए है। मीना कहती है मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो मैं शब्द मीना के लिए है, मुझे भी मीना के लिए है। प्रियंका कहती है क्यों, मीना कहती है मैं मोहल्ले में, तो यहाँ मीना के लिए मैं शब्द हो गया, और उन्होंने, तो ये उन्होंने शब्द हो गया सीमा मौसी के लिए। अब प्रियंका कहती है ओ अब समझी तेरी उदासी, तो तेरी शब्द भी हो गया मीना के लिए। और यहाँ पर मीना कहती है आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, तो यहाँ आप जो शब्द है ये है प्रियंका के लिए। आप शब्द किसके लिए है, प्रियंका के लिए। तो यहाँ प्रियंका के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा आप। केवल एक शब्द प्रियंका के लिए प्रयोग हुआ है, वो है आप। अब मीना के लिए कौन से शब्द हुए हैं प्रयोग, तो हमने पहले से देखा मीना के लिए कौन कौन से है। तो यहाँ पर मीना के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए तू, ओके, फिर है मीना के लिए, मीना खुद जो प्रयोग करती है मेरा। प्रियंका कहती है तुम, तो ये तुम, तू, मेरा, तुम, ये तीनों मीना के लिए प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर मैं जो 2 बार आ गया है, नहीं आया सॉरी, तो ये मैं शब्द भी मीना के लिए है, मुझे भी मीना के लिए है। अब ये मैं दूसरी बार आ गया, तो हम केवल एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर तीसरी बार भी मैं शब्द आता है। तो मीना के लिए कुल शब्द मैं, मुझे, तुम, मेरा, तू, ये सारे शब्द मीना के लिए प्रयोग किए गए हैं। सीमा मौसी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो सीमा मौसी के लिए केवल एक शब्द हुआ है, सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। तो उन्होंने यानी किसने, सीमा मौसी ने। तो यहाँ पर सीमा मौसी के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द आपको लिखना है। ओके, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। प्रश्न 3, जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द नाम के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो शब्द नाम या तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कि मीना सीमा मौसी, तो ये व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, नाम है, और उनके लिए प्रयुक्त हुआ उन्होंने, तो उन्होंने शब्द क्या है, सर्वनाम। मीना के लिए मैं, तुम, तू, तुम्हें, मुझे, ये सारे शब्द मीना के लिए है। तो मीना जो व्यक्तिवाचक नाम है या संज्ञा है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुए तो उसे कहते हैं सर्वनाम। तो बाकी जो मैं, मुझे, तू, तुम, ये सारे सर्वनाम है। प्रियंका के लिए शब्द का प्रयोग हुआ आप, तो ये भी सर्वनाम है। तो इस तरह से जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 4, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर इस गोले में लिखना है। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो बोलने वाला है, सुनने वाला है या अन्य व्यक्ति है? तो मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है मतलब कि बोलने वाला व्यक्ति है खुद, तो ये आएगा बोलने वाला। ओके, और यहाँ सर्वनाम कौन सा प्रयोग हुआ है, मुझे। हम मैच जीत गए, तो जिस प्रकार यहाँ मुझे एक वचन में, इस प्रकार यहाँ बहुवचन में बोल रहा है, हम मैच जीत गए, तो ये भी बोलने वाला ही है। ओके, और सर्वनाम है हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो अब जब दो लोग बात कर रहे होते तो पहला कहेगा मैं, और जिससे कहेगा उसे कहेगा तू या तुम या आप, तो ये सुनने वाला है। तो तीसरा वाक्य जो है वो है सुनने वाला, और सर्वनाम है उसमें तुम। चौथा वाक्य तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो ये भी सुनने वाला ही है। ओके, और इसमें सर्वनाम प्रयोग हुआ है तुम्हारी। वह कैप्टन है, अब दो लोग बोल रहे हैं, एक कहता है मुझे बल्लेबाजी अच्छी लगती है, दूसरा कहता है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। अब जो बोलने वाला होता है वो बात करता है, या दोनों में से कोई एक कहता है कि वह कैप्टन है, जो वह है, तो मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य व्यक्ति है, वो ना तो बोलने वाला है ना ही सुनने वाला है, तो वो अन्य व्यक्ति है। तो ये पांचवा जो वाक्य है वो आएगा अन्य व्यक्ति, और इसमें जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है वो है वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसने किसने, जिसने छक्का लगाया वो तो शायद मैच खेल रहा होगा, लेकिन बात करने वाले वहाँ पर नहीं है, और जो लोग बात कर रहे हैं बोलने वाला और सुनने वाला, वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति की बात कर रहे थे, उसे कहते हैं उसने। ये अन्य व्यक्ति की बात है और उसमें आएगा सर्वनाम उसने। तो इस प्रकार से हमें ये छांटना है और अलग करके लिखना है। प्रश्न 5, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को, सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है यहाँ पर। तो दो वाक्य आप खुद के लिए, कई बार सर्वनाम खुद के लिए होते हैं। तो पहला वाक्य हम पढ़ेंगे, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो यहाँ स्वयं यानी खुद के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह है निजवाचक सर्वनाम जो खुद के लिए होता है, तो स्वयं शब्द है। ओके, और मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप, ये भी स्वयं खुद के लिए प्रयोग हुआ सर्वनाम है। इन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इतना जानिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बातचीत करते हैं, ये सर्वनामों का प्रकार भी इसे कह सकते हैं हम, कि जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में बात करते हैं, कभी श्रोता यानी कि सुनने वाले के बारे में, तो कभी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर सीख चुके हैं, बोलने वाला था, सुनने वाला था और तीसरा यानी कि अन्य व्यक्ति था। तो इसी प्रकार जब हम बातचीत करते हैं तो कभी हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी हम सुनने वाले के बारे में बात करते हैं, और कभी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, या तो गुजराती में उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है, जिसमें हम बोलने वाले की बात आती है, मैं, हम, मुझे, हमें, और इससे रिलेटेड, मैं और हमसे रिलेटेड जो भी आते हैं, उससे संबंधित जो शब्द आते हैं, सर्वनाम आते हैं, वे सारे। फिर आता है मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, तू, तुम, आप, तुम्हें, तुझे, आपको, आपने आदि, तो ये सुनने वाला व्यक्ति होता है यानी मध्यम पुरुष। और तीसरा आता है अन्य पुरुष, जिसमें आता है वह, जिसमें ना तो वो बोलने वाला ना सुनने वाला होता है, किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही होती है। वह, जिसका बहुवचन होता है वे, फिर उसे, उन्हें, ओके, इसे, इन्हें, यह, ये सारे अन्य पुरुष की बात आती है। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, खास याद रखिए, कुछ सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है
उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि कुछ सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए, मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो ये स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। वह आप ही चला गया, आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। वे खुद चले गए, खुद शब्द भी निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार हम हिंद देश के निवासी इस इकाई से रिलेटेड जो भी प्रश्न, स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सत्ता के प्रश्न और उसके उत्तर थे उनके बारे में सीखे, चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।